विशाल जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हम 2026 में जी रहे हैं। यहाँ बात होती है साइंस की, यहाँ बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्मार्ट होम्स की, तो इन सब चीजों में आपको लगता है वास्तु रेलेवेंट है अब? देखो रेलिवेंसी कब क्रिएट होती है? पहले लोगों के पास जमीन हुआ करती थी, खूब, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें किया करते थे। ठीक है। आज की डेट में फास्ट मूविंग चीजें हो चुकी हैं, इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप एक घर को जाके आराम से 15-20 दिन लेके चेक कर सकें। आज की डेट में हर चीज फास्ट मूविंग है जी। अगर हस्बैंड वाइफ की सेक्सुअल रिलेशंस खराब हैं, खराब वास्तु की वजह से इफेक्ट पड़ता है। यस, कहीं ना कहीं जो EMM बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जी जी जी, उसका रिजल्ट कहीं से निकल के आ जाएगा। अगर वास्तु कंसल्टेंट इतना जरूरी है तो शुरुआत में क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग हो चुका है सब कुछ। आज की डेट में वास्तु कंसल्टेंट तो बहुत बड़ी बात है, आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी एक इशू आ गया। क्योंकि फास्ट मूविंग है सब कुछ। आपको फटाफट एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना है, फटाफट घर देखना है और लेना है। अब यहाँ पे क्या रोल आ जाता है? यहाँ पे दो तरीके के रोल आते हैं। जिस तरीके का वास्तु मैं करता हूँ, मेरी तरफ से आप कैसा भी घर ले लीजिए। विशाल जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जितना भी मैंने आपकी प्रोफाइल के बारे में रिसर्च करी, वो कहती है कि आप बिना तोड़फोड़ के वास्तु करते हैं। मैंने तो नहीं देखे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट जो बिना तोड़फोड़ के सारी चीजें सही कर दें। आप कैसे क्लेम कर रहे हैं? देखिए, मैं क्लेम कुछ नहीं कर रहा हूँ। बिना तोड़फोड़ के वास्तु पॉसिबल है जी। इसको एनर्जी वास्तु बोलते हैं। इसके अंदर एनर्जी शिफ्ट होती है। मैं बोलता हूँ तोड़ना नहीं है, मैं उसकी एनर्जी शिफ्ट करूंगा। और ये मैं नहीं करता हूँ, ये यंत्रों के थ्रू होता है। मूलांक 8 के लोग कैसे होते हैं? क्योंकि सबसे डरावना मूलांक लगता है ये। डरावना नहीं कहूंगा, इंफिनिटिव नंबर है जी। ठीक है, तो ये मेहनत भी करेंगे उसी लेवल पे जी। ये अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये उसी लेवल पे जाएंगे जी। मूलांक 3 के लोग कैसे होते हैं और इतना ज्ञान क्यों देते हैं? देखिए, अगर 3 आप बोल रहे हो तो ज्ञान का नंबर है जी। ठीक है, वो ज्ञान देंगे आपको जी। नहीं देंगे तो तंग आ जाएंगे उनको। अगर मूलांक 3 वाला आपके साथ बैठा है, चुप बैठा है, तो इसका मतलब आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष डी गुप्ता। वेलकम टू 60 मिनट्स। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। जब भी हम वास्तु के बारे में सुनते हैं तो बोला जाता है वास्तु पुरुष की कुंडली देखकर ये पता लगेगा, वास्तु ऐसी चीज है, वास्तु खराब चीज है, वास्तु के सही करने का तरीका ऐसे होता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत सारे क्लेम्स लिए जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया जाए, और वो भी एक्सपीरियंस्ड वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया जाए जिन्होंने डजन्स, हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम किया है, वास्तु को बहुत ठीक से एनालाइज करते हैं और वो ये कहते हैं कि वास्तु पॉसिबल है बिना किसी तोड़-फोड़ के। तो आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। इट्स अ A to Z पॉडकास्ट। किसी को वास्तु के बारे में कुछ भी समझना है, बेसिक से समझना है, पूरा वास्तु का पॉडकास्ट हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है आचार्य विशाल जी। उन्हें वास्तु श्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आज आचार्य विशाल जी से हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। थोड़ी कोशिश रहेगी कि लास्ट में हम न्यूमरोलॉजी के क्वेश्चन भी टच करें। तो आज पूरा पॉडकास्ट है वास्तु के बारे में, तो पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। आचार्य विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार, कैसे हैं सर? बिल्कुल फाइन, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। आज बात करते हैं वास्तु के बारे में, लेकिन वास्तु के बारे में इतने सारे मिथ हैं तो कोशिश करेंगे आज सारे मिथ को बस्ट आउट करने के लिए। लेकिन मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल रहेगा कि आज की जो जनरेशन है, जिसे जेन ज़ी जनरेशन कहते हैं, उसे नहीं मानना वास्तु में, उसे नहीं मानना इन सारी चीज़ों में, उसके लिए सारी चीज़ें बकवास हैं। लेकिन अगर मुझे लेमन लैंग्वेज में समझना हो, क्या है वास्तु, क्या करती है वास्तु? देखो, अगर लेमन लैंग्वेज में ही समझना है तो सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ जी। आप इस कमरे में बैठे हुए हैं, आपका मोबाइल में नेटवर्क अगर इशू आ रहा है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मैं शायद बाहर जाके चेक करूँगा। बाहर जाके चेक करेंगे। किस चीज़ के लिए चेक करेंगे? नेटवर्क्स आ रहे हैं या नहीं, मोबाइल के नेटवर्क के लिए, यानी वो फ्रीक्वेंसी आ रही है नहीं आ रही है। ओह माय गॉड, ओके। अगर वो फ्रीक्वेंसी आ रही है तो आप क्या मानेंगे? मेरा मोबाइल चल रहा है, सही काम कर रहा है। अगर नहीं आएगा तब आप क्या मानेंगे? मोबाइल खराब हो गया। सिंपल वास्तु है। ओह माय गॉड। आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या आप उनकी एनर्जी कह लीजिए, अगर वो आपका बैलेंस आउट है जी, तो आपका वास्तु परफेक्ट है। ओह माय गॉड। अगर वो बैलेंस आउट नहीं है तो आपका वास्तु परफेक्ट नहीं है। आपको लोगों ने वास्तु श्री कहना शुरू किया है, लोग वास्तु श्री कहते हैं। ये जो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है इस देश का वास्तु ठीक करने की, हाउ डू यू फील? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है वो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन लगती है जी। जब आप किसी घर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद सबकी एक एक्सपेक्टेशन होती है, यार मेरे घर में प्रॉब्लम है, ये सॉर्ट आउट कर दो बस। तो वो जो सबसे बड़ी फीलिंग आती है जी। और अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट श्री क्यों है लास्ट में जी? श्री मीन्स शुभ है। तो
जितने लोगों के घर में अब तक वास्तु हो चुका है और जब वहाँ से फीडबैक आती है, वो जो एक फीलिंग आती है वो सबसे मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं जी। जो फीलिंग आती है उसमें मज़ा आता है बहुत, इसलिए वास्तुश्री है। ओके, इसलिए वास्तुश्री। आपने ऐसा कुछ भी देखा है क्या कि कुछ लोग रंक से राजा बने और राजा से रंक बने वास्तु कराने के बाद? अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कल ही देख के आया हूँ। ओके। कल मैं जिनके घर में वास्तु करने गया हुआ था, दिल्ली में गया हुआ था वास्तु करने जी। उनका जो बिजनेस है वो इतने ह्यूज लॉस में गया 3 साल के अंदर, जब से वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ओह माय गॉड। रीज़न भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप, और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके घर में पहले वास्तु हो चुका है। व्हाट? मतलब वास्तु होने के बाद वास्तु खराब होने हुआ के है? बाद खराब हुआ है। ओह माय गॉड। ओके। और जब मैंने जाके वहाँ पे चेक किया है तो उनका साउथ कट कर दिया गया है वास्तु में, वो भी एक प्रॉपर रेक्टेंगल शेप का प्लॉट, उसमें पीछे की तरफ साउथ कट कर दिया स्ट्रिप्स लगा के। और मैं खुद शॉक रह गया कि आखिर ऐसा मतलब क्यों किया। उन्होंने मेरे को बताया नहीं है सब कुछ, क्योंकि जनरली जब आप किसी घर में जाते हैं और वो जो वास्तु करा चुके हैं पहले और जिनको पहले से ही नेगेटिव फील आ चुकी है यार ये बेवकूफ़ बनाते हैं जी। मैं उनके घर में गया, जाने के बाद उनकी वाइफ भी स्टार्टिंग में नहीं आई थी बेसिकली, उनको भी लगाया कि यार फिर एक और नया आ गया। मैं गया, मैंने जाने के बाद चेक किया पीछे, मैं पूरा घर उनका विजिट किया, चेक किया पीछे जाने के बाद, मैं स्ट्रिप देखी, फिर स्ट्रिप देखने के बाद मैं अगेन मैप देखा। हाँ। मैं वही डाउट आया, मैं उनसे जाके एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, सर क्या आपका मार्केट में नाम जो है फिलहाल अभी डाउन चल रहा है या कोई दिक्कत ज़्यादा है? बोला भैया बिल्कुल नाम डूब चुका है मेरा। मतलब वास्तु कराने के बाद खराब हुई चीजें? वास्तु कराने के बाद खराब हुई चीज़ें। उनको दिक्कत थी वास्तु घर में, उस घर में और भी दिक्कतें हैं, ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके नाम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो चीज़ आप कहीं अगर कट कर दी जाए, बेसिकली वो एनर्जी कट कर दी जाए आपकी, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। ओके। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वास्तु में। आप सही तरीके से कर रहे हैं, पांचों एलिमेंट को आपने मैनेज कर दिया, आपके अकॉर्डिंग कर लिया, आपके मतलब वास्तु के अकॉर्डिंग कर लिया, तो आप सक्सेसफुल हैं। उन्हीं को आप डिस्टर्ब कर दो तो आपके लिए दिक्कत बन जाएंगी। अगर किसी के घर का वास्तु सही किया जाता है, कितने बदलाव आप देख सकते हैं? कितना विजिबल है वो बदलाव? विजिबल देखिए क्या होता है कि अगर मैं बताऊं, उस घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं सबसे पहले वो फील करते हैं उस चीज़ को। अगर आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है और प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो सबसे पहले उस घर के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। नेगेटिविटी दो टाइप की, एक उस घर की नेगेटिविटी और एक कहीं ना कहीं आपके माइंड की नेगेटिविटी, दोनों चीज़ आती हैं। क्योंकि घर में अगर दिक्कत है तो कलह बननी कंफर्म है ही है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट उस पर दिखना शुरू होता है। अगर आपने सही वास्तु करा लिया है तो सबसे पहले वो चीज़ आपको अपने अंदर फील होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मैं रिलैक्स हूँ, अभी मैं काम डाउन हूँ, मैं पहले जितना गुस्सा कर रहा था, या आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम पे एक मोमेंट क्लिक होना शुरू हो जाएगा, इतना गुस्सा किस लिए, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, ये क्लिक करता है पॉइंट, सबसे बड़ी बात। तो तब आपको विजिबल हो जाता है इंसान की पर्सनालिटी देखकर ही कि भाई इनका वास्तु तो बिगड़ा हुआ है, वास्तु बिगड़ा हुआ है। ओके विशाल जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हम 2026 में जी रहे हैं, यहाँ बात होती है साइंस की, यहाँ बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, स्मार्ट होम्स की, और दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, है ना, हाई राइज अपार्टमेंट्स आप देख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको लगता है वास्तु रेलेवेंट है? अब हटा देना चाहिए, एक आउटडेटेड सब्जेक्ट है? देखो, अगर वास्तु की बात करूँ तो वास्तु आउटडेटेड नहीं हो पाएगा कभी भी, ठीक है। अगर जिस एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं बड़े बड़े, यानी उस पर उस टाइम फोकस किया गया है, बताया गया है कि भाई इस तरीके से प्लानिंग होती है, इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेलिवेंसी की। देखो रेलिवेंसी कब क्रिएट होती है? पहले लोगों के पास जमीन हुआ करती थी खूब, तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें किया करते थे, ठीक है। आज की डेट में फास्ट मूविंग चीजें हो चुकी हैं, इतनी फास्ट हो चुकी है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप एक घर को जाके आराम से 15-20 दिन लेके चेक कर सकें। आज की डेट में हर चीज फास्ट मूविंग है जी। तो रेलिवेंसी यहाँ से क्रिएट हो पाएगी उस टाइम जाके, मतलब आज के टाइम पे जी स्पीड मूवमेंट है। स्पीड मूवमेंट की वजह से आपको जो अपार्टमेंट मिल रहा है आप वो लेते हैं पहले, क्योंकि इतना ईजी नहीं है आज की डेट में एक अपार्टमेंट फाइनल करना, क्योंकि आपको कई सारे देखने होते हैं, उसमें जो आपको सबसे बेस्ट लगता है आपने ले लिया, आप उसमें मूव ऑन कर गए। वास्तु दिमाग में भी नहीं होता, सच्ची बात तो ये है, क्योंकि आपको सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है जो आपके लिए सबसे बड़ी है कि यार घर है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपका ये पता चला कि जो ज्यादातर जॉब करने वाले हैं उनका ट्रांसफर मुंबई टू दिल्ली हो गया, एकदम से मूव करना पड़ गया, एकदम से घर चाहिए क्योंकि फैमिली को शिफ्ट करना है, वहाँ वापस वास्तु कोई नहीं देखता। मैं आऊँगा तो मैं भी एटलीस्ट नहीं देख पाऊंगा उस टाइम पे, बाद में फिर ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपको उस घर के अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, या आपको उस घर के अंदर एक जो
रियल में फैमिली का एंजॉयमेंट होता है, आप अपने पूरे दिन काम कर रहे हैं ऑफिस में और घर में आके आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो वास्तु जरूर चेक कराइए। अच्छा, अगर आप सुबह ऑफिस जाकर शाम को अपने घर आ रहे हैं और अगर आपको घर में आके घर जैसा नहीं लग रहा है, यस, तो वास्तु बिगड़ा हुआ है। कंफर्म। ओके, अगर मेरे घर में मेरी पार्टनर से रिश्ते खराब हो रहे हैं, डाइवोर्स तक की कंडीशन, वास्तु खराब है या मेरा दिमाग खराब है? जी। अब अगर रिलेशनशिप वाली बात कर रहे हैं आप बेसिकली, है ना, अगर आपके अंदर, आपकी और आपके पार्टनर के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप कंफर्म चेक कीजिएगा एक बार कि हो सकता है आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है। ओह माय गॉड। ठीक है। सेकंड चीज़ है कि अगर बाय चांस ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है आप एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, प्रॉब्लम बहुत आपका साउथ वेस्ट प्रॉब्लम में। ओके। और थर्ड जो कहूँगा मैं, एक आपका सेटिस्फेक्शन का एक लेवल होता है हर किसी का, आप ज़्यादा मोर डिमांडिंग हो रहे हैं या आपके पार्टनर मोर डिमांडिंग हो रही है, उसमें नॉर्थ वेस्ट का इशू आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो साउथ ईस्ट का है। वहाँ पे आपका बेडरूम है, आप देखिएगा आप भी एग्रेशन में, आपकी जो पार्टनर है वो भी एग्रेशन में रहेंगे और इशू आपस में होंगे। आई डोंट नो आप इसका आंसर देंगे या नहीं देंगे। अगर हस्बैंड वाइफ की सेक्सुअल रिलेशंस खराब हैं, खराब वास्तु की वजह से इफेक्ट पड़ता है, यस। अगर मैंने आपको जो आंसर दिया है उसमें बोला कि ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं या सेटिस्फेक्शन का इशू आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट इसमें इशू आएगा। और कहीं ना कहीं जो EMA हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जी जी जी, उसका भी रिजल्ट यहीं से निकल के आ जाएगा। फिर यहीं से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत हो जाएगी। सेटिस्फेक्शन नहीं है, माइंड में सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब वो सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए आप बाहर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इंडिया में जो डाइवोर्स कल्चर का एक पीक रेट चल रहा है ना, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, हर इंसान को अब अकेले रहने का मन करना शुरू हो गया है। डिंग कपल्स आपने सुना होगा, डबल इनकम नो किड्स, इस तरीके से जो हम जनरेशन को आगे होते हुए देख रहे हैं, ये सब खराब वास्तु की वजह से? देखिए, सब कुछ खराब वास्तु की वजह से नहीं है। एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू भी आ रहे हैं आज के डेट में। जी, कि आपको अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जीनी है। ट्रू। तो एक चीज़ तो ये आ रही है। अब ये पर्सनल डिसीजन है, इसमें मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ, ये पर्सनल डिसीजन है इंडिविजुअल का। बट वास्तु के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं आपको, 3 डायरेक्शंस मैंने बताई हैं, इनको जरूर चेक कीजिए अगर आपको कभी भी रिलेशनशिप इशू महसूस होते हैं तो। ठीक है। क्या वास्तु आपके हिसाब से सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है, या फिर कई बार एनर्जीज की बात होती है, एनर्जी एक्सचेंज की बात होती है, या इससे भी कुछ अलग है वास्तु? बेसिकली देखो, मैं वास्तु को कम्प्लीटली एनर्जी मानता हूँ। ठीक है। अगर आप वास्तु को देखें, एनर्जी वाइज ही बात करूँ मैं आपसे, तो हम जनरली क्या बोलते हैं, सन हमारा ईस्ट से निकलता है जी। ठीक है। ईस्ट से निकलने के बाद जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग सुबह ही वॉकिंग करते हैं, दोपहर को नहीं करते। रीजन हैवी सनलाइट है। ठीक है। ठीक है। आपका इजी सनलाइट निकल रही है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, वो सेम आपके घर के लिए अच्छी है। इसलिए कहा जाता है कि ईस्ट साइड हल्का रखिए, नॉर्थ साइड हल्का रखिए, बेसिक। लेकिन साउथ जो आता है लास्ट में, साउथ में आते आते क्या हो जाता है, हम कहते हैं हैवी कर दो उसको। रीजन, उस एनर्जी को जो आपके घर में आ चुकी है उसको अब हमें रिटेन भी करना है, इसलिए साउथ हैवी करते हैं। सेम मैंने क्या बताया, एक जो सबसे पहले बताया था कि साउथ कट हो गया जी, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, वो जो रिटेनिंग पावर थी अपनी वो खत्म कर दी एनर्जी की। ओह माय गॉड। अब ये इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। और प्लस एलिमेंट्स, अब आप मुझे बताइए, क्या एयर एनर्जी है या नहीं है? वाटर भी एनर्जी? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आप इनको यूज कर रहे हैं अपने घर के अंदर, और इन्हीं की एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, उसी का इम्पैक्ट आपके बॉडी पे भी आने वाला है, उसी का इम्पैक्ट आपके घर पे भी आने वाला है। यानी बैलेंस बहुत बड़ी चीज है। अनकंट्रोल्ड एनर्जी किसी भी वे में हमेशा नुकसान ही देने वाली है। मतलब अगर फायर एलिमेंट की जगह आपने वाटर एलिमेंट डाल दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट आनी है। ठीक है। अब आप नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप अलग तरीके की चीजें, रेड कलर कर रहे हैं, प्रॉब्लम आएगा। ओह माय गॉड। वो फायर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट जो हो गया जी, वहाँ पे आप फायर एलिमेंट लेके आ गए हैं। ओके। जबकि वो आपको वहाँ पे एक तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन देने वाला है जी, वहाँ पे फायर एलिमेंट प्रॉब्लम करना है। ठीक है। विशाल जी, जब हम घर लेते हैं तो हम पहले लोकेशन देखते हैं, बिल्डर देख लेंगे, बिल्डिंग देख लेंगे, उसके बाद हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बता दीजिए सही है या नहीं है। अगर वास्तु कंसल्टेंट इतना ज़रूरी है तो शुरुआत में क्यों नहीं ले लेते? देखिए, दो मैंने सबसे पहले इसका आंसर दिया था, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग हो चुका है सब कुछ। आज की डेट में वास्तु कंसल्टेंट तो बहुत बड़ी बात है, आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी एक इशू आ गया। That's true. क्योंकि फास्ट मूविंग है सब कुछ। आपको फटाफट एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना है, फटाफट घर देखना है और लेना है।
अब यहाँ पे क्या रोल आ जाता है, यहाँ पे दो तरीके के रोल आते हैं। जिस तरीके का वास्तु मैं करता हूँ, मेरी तरफ से आप कैसा भी घर ले लीजिए, कैसा भी, यस, कोई भी फेसिंग, कहीं पे भी टॉयलेट, यानी नॉर्थ ईस्ट तक में टॉयलेट, मुझे दिक्कत नॉर्थ ईस्ट तक में टॉयलेट आपको कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं है मुझे। और अगर आपको कभी इसका एग्जांपल्स चाहिए तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और सारी चीजें सही हैं? सारी चीजें सही हैं। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? बिकॉज देखिए, मैंने क्या बात है, मतलब मेरी पूरा जो वास्तु है ये एनर्जी वास्तु है, और हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं। होती यंत्र के थ्रू ही है, तो मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, यंत्र के थ्रू एनर्जी शिफ्ट होती है, बट एनर्जी सारी शिफ्ट होती है। उस टॉयलेट की जो एनर्जी है वो वहाँ से शिफ्ट हो जाती है और उसकी राइट डायरेक्शन या राइट प्लेस में वो पहुँच जाएगी, तो एक तरीके से वो काम डाउन हो जाएगी वहाँ पे जाके। ये चीज़ मेन है इसमें। तो आपको जैसा भी घर लेना है, जिस टाइप का भी घर लेना है, आप ले लीजिए। वास्तु के टाइम पे हम उन चीज़ों को बैलेंस आउट कर देंगे, ठीक है। लेकिन कॉशन जी, अगर आप घर बना रहे हैं तो वास्तु के अकॉर्डिंग बना लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्या आपने कुछ ऐसे केसेस देखे कि किसी इंसान ने करोड़ों रुपए लगा के अपना घर बनाया और उसके बाद उसका बिजनेस भी डूब गया और उसकी फैमिली में भी मिसहैपनिंग हो गई और सारी चीज़ें खराब? एक मेरे पास केस आया था, गोरखपुर से एक शहर पड़ता है आगे, नाम मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। देवरिया, यस, देवरिया का केस है। मुझे उनको किसी ने रेफरेंस दिया था मेरा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। भैया, उनके साथ इशू था, उन्होंने मेरे को बताया, भैया मेरे नया घर बना है, घर बनने के 1 महीने के अंदर अंदर मेरे फादर का हाथ टूटा था पहले, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उनके फादर की डेथ हुई है, उससे नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उनकी मदर की डेथ हो गई है। और उन्होंने मेरे को बोला, भैया मुझे घर छोड़ना है, अब मेरा मन नहीं है यहाँ पे रहने का। तो मैंने बोला ठीक है भैया, कोई बात नहीं, वो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है आगे, बट मेरे लिए इतना कर दीजिए, आप अपने वेस्ट से लेके साउथ तक आपने कितने डोर ओपन किए हुए हैं? वेस्ट से लेके साउथ तक कितने डोर ओपन किए? और बेसिकली साउथ में कितना डोर ओपन किए हुए हैं आपने जी? एक बार प्लीज मुझे वो कंफर्म कीजिएगा। तो उस टाइम तो आई थिंक वो टेंशन में तो उन्होंने बता नहीं पाया, बट अगले दिन उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे बताया था कि भैया साउथ में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस पे उन्होंने एक बहुत बड़ा डोर ओपन किया हुआ है, सीमेंटेड डोर, यानी कंप्लीटली ओपन है, उसमें डोर भी नहीं है। अच्छा, ओके, सीमेंटेड डोर। फादर ने इसलिए प्लान किया था कि यार पीछे की तरफ जाने के लिए हमें इजी रास्ता मिल जाएगा। ओह माय गॉड, साउथ डायरेक्शन तो। और उस डायरेक्शन में जो पर्टिकुलर साउथ की वो पर्टिकुलर डिग्री थी, उसमें एक तरीके से कहें तो यम देवता का वास है वो, उनके घर में ये इशू आया। अब आप, हो सकता है वो वास्तु को ना मानते हो, बट मैंने उनका घर नहीं देखा, वो मुझे नहीं जानते, उन्होंने जस्ट फ़ोन किया है, मैंने डोर का ओपनिंग बताया है कहाँ पे है। ओह माय गॉड, अगर ये साइंस नहीं है तो क्या है? तो कैसे लॉजिक निकला इसका? और ये चीज़ एक बार नहीं होती है, ये आप जितने क्लाइंट के साथ बातचीत करते निकलता है। विशाल जी, लेकिन क्या हर प्रॉब्लम का सलूशन वास्तु है? मतलब आप खुद बताएं, किसी की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपना वास्तु सही करा लो, आप अपना वास्तु सही करा लो, लोगों ने कराया भी, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है। क्या होता है ना, देखिए एनर्जी 2 जगह पे है, आप क्यों मान रहे हैं कि सारी एनर्जी पूरे घर में ही है? एक एनर्जी आप भी तो है ना। अच्छा, आपने अपनी हैबिट्स में काम नहीं किया आज तक, आपने बेसिकली, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो आपके हो सकता है चक्राई डिसबैलेंस हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, घर का वास्तु ऑलमोस्ट ठीक है और आपका अपना बिजनेस नहीं चल रहा, पता चला आपका मूलाधार चक्र ही पूरा डिस्टर्ब हो रखा है। अच्छा, मतलब पहले वास्तु कराओ फिर मूलाधार चक्र सही, वो तो आपका अपना पर्सनल हुआ ना। ओके। मैं ऐसे बिजनेस वालों को जानता हूँ, बिजनेस घर का वास्तु बहुत अच्छा हो चुका है जी, और बिजनेस की बात करता हूँ तो कई बार कॉल करना पड़ता है, तो पता चला है वो 12 बजे तक सो रहे हैं दिन में, और उनकी फैक्ट्री में वर्कर जो हैं, जिनको डायरेक्टली उन्होंने गवर्न करना है जाके, ये भी नहीं कि मैनेजर गवर्न करना है, उनको गवर्न करना है, वो 9 बजे फैक्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बताइए वास्तु की गलती है या उस इंडिविजुअल की गलती है? आई थिंक इसमें तो इंडिविजुअल की गलती है, हर चीज वास्तु पे कनेक्ट करना गलत हो जाएगा। वास्तु सही कराने का मतलब एनर्जी को बैलेंस आउट करना बोला है मैंने, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि वास्तु सही कराते ही आपके ऊपर ऑटोमेटिकली पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे, मैं वो नहीं करता। ठीक है कि अब मैं कहूँगा कि नहीं आप ये तो तिजोरियाँ भर जाएंगी, हो जाएगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर तिजोरियाँ अपने आप भर जाती तो मैं भी काम ना कर रहा होता, ठीक है, सबसे सिंपल पॉइंट है। लेकिन हाँ ये होता है कि आपका आपने 5 एलिमेंट्स अपना जो आपने 5 एलिमेंट जो आपके घर के, आपने उनको बैलेंस आउट कर दिया है जी, ठीक है, वास्तु आपके घर का सही हो गया, ठीक है, बट आपको भी काम करना है, आपको अपने ऊपर भी काम करना है, और शायद वो साइंस है, मतलब देखिए बिल्कुल साइंस, विदाउट वर्क कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली।
तो अगर आप सिर्फ वास्तु के भरोसे बैठ जाएंगे नहीं मेरा वास्तु हो गया अब तो मैं मजे करने वाला हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल काम तो आप करना पड़ेगा। ठीक है विशाल जी, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ मेरे पास पैसा आ रहा है और उस पैसे को मैं बचा भी पा रहा हूँ, तो इन दोनों में वास्तु क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? वास्तु में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा, जो आपका पैसा आ रहा है जी। तो बेसिकली आपका नॉर्थ ईस्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, नॉर्थ बहुत स्ट्रांग है जी, और आपका साउथ ईस्ट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वास्तु भी आपका बैलेंस आउट है कंप्लीट जी। पैसा आना एक चीज है और पैसा जाना एक अलग चीज है। ओके, जैसे आपने 100 रुपीज कमाए, ठीक है, 100 रुपीज में से आपका टारगेट था कि मैं 10 रुपीज सेविंग करूंगा, 90 रुपीज में एक्सपेंडिचर हो गया, चलो ठीक है। बट आपका 100 रुपीज आने के बाद अगर आपका एक्सपेंडिचर 110 जा रहा है तो इसका मतलब वास्तु में इशू है, आपके घर के वास्तु में इशू है, वास्तु में इशू है। अब जैसे कि मैं कहूँ तो ये तो शायद सबके साथ ही हो रहा है आजकल, मतलब आज की जनरेशन EMI कल्चर चल रहा है। ठीक है, फिर मैं कहा ना दो चीजें अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, गॉट इट। ठीक है, आप अपने आप को नहीं सही कर पा रहे हैं और आप वास्तु के पीछे पड़े हैं तो फिर तो वो चीज गलत है। हाँ, पहले खुद को सही करें। ये सैलरी है, पता चला मेरी 20,000 की है और मेरा एक्सपेंडिचर 50,000 के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, उसमें वास्तु का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वास्तु को दोष देने का कोई फायदा वहाँ नहीं पे वास्तु को दोष आप ना दें। यस, ठीक है अब जैसे माना आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में इशू है जी, तो वहाँ पे हेल्थ के इशू आएंगे, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हेल्थ में होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे अगर दिक्कत है आपके नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आपका है, ठीक है, वहाँ वो डिस्टर्ब है, तो आपके क्या है, आप मैक्सिमम जो अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए जो भी वेज सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, यानी आप गलत ऑप्शंस के साथ जाना शुरू कर देंगे। ओह माय गॉड, यहाँ तक कि जो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, ओह माय गॉड, ओके, अगर वो उनका ESC गड़बड़ है या वहाँ पे बैलेंस आउट नहीं है तो उनकी ट्रेडिंग में भी गल जाएगा, उनके मैक्सिमम ट्रेड फेल हो जाएंगे। और तीसरी डायरेक्शन में जो कहूँगा साउथ वेस्ट है। हाँ जी, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने वाले हैं। साउथ वेस्ट, यस, यहाँ पे आप अगर ये आपका बैलेंस आउट नहीं है जी, तो बहुत ज़्यादा फालतू के ऑर्डर, बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें खरीदना, ये सब कुछ आएगा। यानी आपकी एनर्जी बैलेंस आउट नहीं हो पा रही है उस टाइम जी, और आप ओवर एक्सपेंडिचर पर लगे पड़े हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस में साथ में कोई पार्टनर भी है, एक का वास्तु सही है, दूसरे का वास्तु खराब है, तो क्या पूरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट तो आएगा, इम्पैक्ट तो आएगा कि पता चला कि आप अगर बाई चांस आप कैमरा यूज कर रहे हैं और जी। आपकी 2 बैटरी लग रही हैं, हाँ एक बैटरी 100% एक बैटरी 50% है जी, तो रिजल्ट दिक्कत आपके तो सामने आएगा। है, तो उसमें वास्तु वाला इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा। और सबसे बड़ी बात, जिनका वास्तु डिस्टर्ब है जी, उनमें वो चीज़ आपको दिखेगी भी। विशाल जी, अगर किसी बिजनेस में बॉस के अलावा जो टीम है वो बार बार छोड़ के जा रही है, कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मूड बहुत ख़राब रहता है एम्प्लॉयज़ का, तो कुछ गलत वास्तु है उसमें? यस, एक बैंक का वास्तु था, उसके अंदर जब बैंक की कंडीशन ये आ गई थी कि ना तो एम्प्लॉयज़ खुश, ना वहाँ के मैनेजर खुश, आपस में उनकी टेंशन चल रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कस्टमर भी जो आ रहा है उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं था। ओह माय गॉड, ओके, फाइनली जब चेक करना शुरू किया तो जी। पता चला एंट्री गलत, ब्रह्म स्थान पे हैवी चीज़ रखी हुई है, बेसिकली लॉकर था उनका, जी, वो गलत। उसके बाद जहाँ पे डिस्पोजेबल एंट्रीज, मतलब जहाँ पे डिस्पोजेबल था वहाँ पे एंट्रीज थी, जहाँ डिस्पोज होना था चीज़ों को वहाँ पे एंट्रीज थी उनकी, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था उसके ऊपर कि उसकी वजह से उनके बैंक को भी बहुत ज़्यादा लॉस था। तो फाइनली उन्होंने जब बाद में वास्तु कराया है, उसका ट्रीटमेंट आया है और ट्रीटमेंट के बाद जो उनके रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने खुद माना है कि हाँ है, जबकि उनके जो मेन मैनेजर थे वो नहीं मानते थे वास्तु को। तो जब वास्तु कराया उसके बाद वहाँ की चीज़ें सही हुई हैं। अगर किसी इंसान के घर में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या लोकर की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर प्रॉब्लम ये है कि पूरी एनर्जी सर्कुलेशन वहाँ का खराब है? देखिए, पैसा नहीं आ रहा है, डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक तो इंडिविजुअल के खुद के ऊपर, ठीक है, ठीक है, उस पर पार्ट मेरा नहीं है जी, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, सेकंड पार्ट, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो ये भी हम देख सकते हैं वास्तु से ही, क्योंकि जनरली नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इस कंडीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जी, कि पता चला आपका नॉर्थ ईस्ट ही कटा हुआ है, तो वहाँ पे आप बाई चांस अगर आप जॉब सीकर हैं, आप 10 जॉब के लिए जा रहे हैं, उसमें से 8 या 9 में तो आपको डायरेक्टली रिजेक्शन मिल जाएगी, 9 जो 10th वाली होगी उसमें भी आपको 10-15 दिन घूमने के बाद पता चलेगा नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, तो नॉर्थ ईस्ट इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, नॉर्थ इतना इम्पैक्ट डालता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं
और जॉब में होने के बावजूद भी जो आपके कनेक्शंस होने चाहिए थे वो कनेक्शंस आपके जीरो होते जा रहे हैं, या एक तरीके से आपके कनेक्शन नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट वास्तु से आएगा। इसका भी इम्पैक्ट वास्तु से आएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मेरे एक जानने वाले थे, तो उनकी बहुत अच्छी पब्लिक अपीयरेंस थी। जब उन्होंने एक नया घर शिफ्ट किया था, नए घर शिफ्ट करने के बाद 3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, उनकी जो इमेज थी वो डाउन होनी शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। वो खुद महसूस कर रहे थे, यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट मेरी इमेज डाउन हो रही है। फाइनली पता चला कि उनका बेडरूम ही गलत जोन में गया हुआ है। वापस उनके बेडरूम को हमने ईस्ट में शिफ्ट कराया था, क्योंकि वहीं से कनेक्शन मिलने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे उनकी इमेज दोबारा से बिल्डअप होनी शुरू हो गई थी। झटके में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये क्लियर कर देता हूँ मैं, ग्रेजुअली होता है। क्या आपने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं कि कुछ पॉलिटिशियन कहीं जगह रहते थे लेकिन उन्होंने अपनी लोकेशन चेंज करी और उनकी वहाँ से किस्मत खराब होनी शुरू हो गई, या कुछ ऑफिसर्स थे उन्होंने मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये एक इन्हीं टाइप के आदमी का। ओह माय गॉड। मैंने कहा ना उनकी पब्लिक इमेज ही डाउन होनी शुरू हो गई थी। एक जगह बस वो शिफ्ट हुए और वहाँ से बेडरूम सारी खराब। उनका वास्तु बहुत अच्छा था, बस बेडरूम की लोकेशन गलत थी। वो बेडरूम भी शिफ्ट किया जो गलत था जी, और इनको जो ईस्ट का बेडरूम था फिर वो उनको दिया है। विशाल जी, अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर उसका एग्जाम नहीं निकल रहा, या वो पेपर में जाके थोड़ा परेशान हो जाता है, या घर में पढ़ाई करता है जिस डायरेक्शन में, वहाँ पे उस पर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत जोन वाइज भी आती है। जैसे माना किसी कोई बच्चा है वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है, बट उसका माइंड मस्ती में जाएगा, उसको खेलने में मजा आएगा। ओके, उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा खेलने में, मस्ती करने में, इनमें मज़ा आ रहा होगा जी। बट अगर वही बच्चा, जैसे माना अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हाँ, या जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हाँ, ठीक है, वही नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए तो आपके माइंड को रिसर्च माइंड बना देगा। जनरली आप नॉर्थ ईस्ट में अगर जो आपके यूपीएससी वाले होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के आंसर राइटिंग करनी होती है उनको। ओह माय गॉड, ओके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एक बार तैयारी करके देखें, उनको फर्क मिलेगा, उनका आइडियाज़ डिफरेंट हो जाएंगे। जनरली जो क्लिकेबल पॉइंट्स होते हैं आपके माइंड में आते हैं, आप किसकी बात अच्छी लगती है, जो रिसर्च के साथ बता रहा है, वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी आएगी। विशाल जी, अगर कोई इंसान, अगर मैं बच्चे की बात करूं, वो ठीक से नहीं पढ़ रहा है, उसका पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा है, तो क्या कुछ वास्तु में कमी हो सकती है? वास्तु में कमी मैं ये कहूँगा, एक तो बच्चे का ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करें कि पता चला कि वो वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यस, ओके। हाँ, क्योंकि वो जोन मस्ती का है, बच्चे का मन स्पोर्ट्स में लगने वाला है। ठीक है, वो बैठा भी होगा पढ़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ में कुछ ना कुछ टॉयज, पेन से मतलब पेन से ही खेल रहा होगा बैठ के। उसकी जगह अगर वो नॉर्थ में बैठ जाए या नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाए, सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठ रहा है। नॉर्थ ईस्ट आपके माइंड को देगी एक तरीके के रिसर्च एनालिसिस का। जनरली जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जो इस टाइप की तैयारी करते हैं, हाँ जी, वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ट्राई कर लें। मैं कोई बहुत बड़े दावे नहीं कर रहा हूँ, बट नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ट्राई करें। जो क्रिएटिव आइडिया है, यानी क्रिएटिविटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी उनकी। मतलब अगर कोई सरकारी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है जहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट में बैठे, उनको फील अपने आप होगा। मेरे बताने की जरूरत नहीं, उनको अपने आप फील होगा इस चीज़ को, कि इसको ट्राई करके देखें, फील आएगा उनको अपने आप। और अगर मैं पूछूं कि क्या ऐसी भी कोई डायरेक्शन है जो खराब है पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए? नॉर्थ वेस्ट। यस, इसमें बच्चे का मन बाहर लगने वाला है, पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। आप साउथ में बिठाओ बच्चे को पढ़ने के लिए जी, उसको नींद आएगी ज़्यादा। सीरियसली? रियली, अगर आप साउथ में बिठाते हैं बच्चों को? हाँ, मैंने अपने घर में ट्राई किया हुआ है, बच्चे को आलस ही खत्म नहीं होगा। जैसे साउथ में भी ना बिठाएं, स्पेशली बेड्स पे ना बैठ के बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, आपका बजट के अकॉर्डिंग कुछ भी रखें, बट बेड पे पढ़ाई ना करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अगर किसी इंसान के दिमाग में बहुत परेशानी चल रही है, मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एंजाइटी की बात कर रहा हूँ, उसे ज़िंदगी में अपना मकसद नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या कुछ वास्तु से लिंक है इसका? सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों तंग आना शुरू हो जाएंगे जी। मतलब उनके लिए छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी होगी और डिस्टर्ब रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, ये चीज़ मेन आएगी वहाँ से। मतलब उन्हें कोई ज़िंदगी का मकसद नहीं समझ में आएगा और वो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल समझ लेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इसलिए सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया था कि जहाँ साउथ कट हुआ है जी, एक साउथ कट होने से उनके ऊपर कितना बड़ा इशू है। विशाल जी, अगर मैं बात करूँ परिवार की, है ना, हर इंसान चाहता है एक सुखी परिवार रहे, तो अगर परिवार के बॉन्डिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फैमिली बॉन्ड एक हैम्पर होता हुआ दिख रहा है, तो क्या वास्तु से लिंक है इसका? जनरली इस चीज़ को हम चेक करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से? यस, वहाँ पे रिलेशनशिप में हैम्पर आता है जनरली अगर आपका बेडरूम वहाँ पे है। हाँ, या ये इस तरीके का नेगेटिव जोन है या ये इसमें ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो ये आपकी बॉन्डिंग्स में इशू करेगा। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, किसी का भी रिश्ता हो, पूरी फैमिली को वो हैम्पर करने वाला है।
ओके पूरी फैमिली को हैम्पर करेगा। और दूसरा साउथ वेस्ट चेक करते हैं हम। ओके ये 2 जगह, मतलब हम 2 जगह का प्रॉपर वास्तु चेक करते हैं कि ये अपनी जगह यहाँ पे एनर्जी सही है या नहीं है। अगर बढ़ी हुई है या वो पोर्शन बढ़ा हुआ है, एक्सटेंडेड है, ठीक है, तो इशू आएंगे, या कट है तो भी इशू आएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना कि घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। इतने सारे वास्तु कंसल्टेंट आगे बताते हैं घर में मंदिर होना नहीं चाहिए। अभी तो बड़ी गलत चीज़ है, अगर हमें किसी की आस्था करनी है, पूजा करनी है, मंदिर में करेंगे। देखिए, घर में मंदिर नहीं होना चाहिए, ये वर्ड सही है। घर में पूजा घर होना चाहिए। ओह माय गॉड, ओके, आपने डिफरेंस क्रिएट कर दिया, बताइए। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके आप सब कुछ कर रहे हैं। अब पूजा घर वो है जो आप अपने साथ आज यहाँ पे हैं, कल कहीं और चले गए, वहाँ शिफ्ट करके ले गए। तो पूजा घर में और मंदिर में डिफरेंस है। अब डिपेंड करता है आप क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे जनरली मैं बिजनेस वालों को कहता हूँ कि नॉर्थ में अपना मंदिर रखिए, और जनरली जो फैमिलीज वाले हैं, जॉब वाले हैं, हाँ, मैं उनको कहता हूँ अपना मंदिर आप अपना नॉर्थ ईस्ट में रखिए। अच्छा, ओके, मतलब ऑफिसेज में अगर आप बात करें तो नॉर्थ में अपना मंदिर। ऑफिस में मैं बात कर रहा हूँ बिजनेसमैन के लिए। ओके विशाल जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जितना भी मैंने आपकी प्रोफाइल के बारे में रिसर्च करी, वो कहती है कि आप बिना तोड़फोड़ के वास्तु करते हैं। मैंने तो नहीं देखे ऐसे वास्तु कंसल्टेंट जो बिना तोड़फोड़ के सारी चीजें सही कर दें। आप कैसे क्लेम कर रहे हैं? देखिए, मैं क्लेम कुछ नहीं कर रहा हूँ। बिना तोड़फोड़ के वास्तु पॉसिबल है जी। इसको एनर्जी वास्तु बोलते हैं। इसके अंदर एनर्जी शिफ्ट होती है। जैसे मैं बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट है, ठीक है, सब आपको बोलेंगे कि उसको बाथरूम को तोड़ दो जी, सिंपल सा ऑब्जेक्ट बात है। मैं बोलता हूँ तोड़ना नहीं है, मैं उसकी एनर्जी शिफ्ट करूंगा। और ये मैं नहीं करता हूँ, ये यंत्रों के थ्रू होता है। ओके, यंत्र आते हैं जो कि आपके बाथरूम की जो एनर्जी है उसकी को शिफ्ट कर देंगे। मैंने नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम शिफ्ट किए हुए हैं, रिजल्ट आ रहे हैं लोगों को। मैंने साउथ के बाथरूम शिफ्ट किए हुए हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। बट ये तो चीजें ऐसी हैं कि नॉन नेगोशिएबल हैं, अगर टूटना है तो टूटना है। वो कहते हैं कि इसको यूज करना बंद कर दो। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, प्लीज। आपकी कुंडली के अंदर अगर सूर्य आपका या चंद्र आपका डाउन है, ठीक है, यानी जिसमें हिंदी में नीच का बोलते हैं, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल है या सिर्फ आपके लिए है, या उस कुंडली के थ्रू ही चलेगा पता? वो तो यूनिवर्सल है ना। यानी वो बाथरूम जो वहां गया है, वो जो एनर्जी वहां पे आई है जी, वो शिफ्ट करनी मेन हमारे लिए इसलिए जरूरी है। अब आप उसको ब्लॉक करें, ठीक है, या उसकी एनर्जी शिफ्ट करें। ब्लॉक करने के बावजूद भी बाथरूम तो वहीं पे है ना। हम क्या करते हैं, हम उसकी बाथरूम की पूरी एनर्जी को ही शिफ्ट कर देंगे उसकी सही डायरेक्शन में। तो उससे रिजल्ट भी आएंगे आपको, और आपका जो बाथरूम है उसको भी यूज कर पाएंगे। क्योंकि इतना इजी नहीं है आज की डेट, मतलब इस लाइफ के अंदर, कि अगर आपके घर के अंदर 2 बाथरूम है आप एक को क्लोज कर दोगे। पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली हैम्पर करने वाली है। यस, ट्रू। विशाल जी, जब मैं वास्तु की बात करता हूं तो पेंटिंग्स की बहुत बात होती है। आजकल एस्थेटिक के नाम पर हमने बहुत सारे घरों में देखा है कि एक लड़की है जो बैक से है और वो उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं। एस्थेटिक के नाम पर लोग कहते हैं कि ठीक है, सबकी आज़ादी है, हमें जो मन करे हम लगाते हैं। हमने 7 हॉर्सेस वाली भी वो फेमस पेंटिंग देखी है। उसके बाद लोग कहते हैं कि हम अरबपति बन गए, करोड़पति बन गए। पेंटिंग का प्लीज बताइए, क्या कनेक्शन है वास्तु से? देखिए, जिस टाइप की जो आपने बताया रोती हुई लड़की, वीपिंग कंडीशन में, इस तरह की मतलब इस तरह की पेंटिंग अपने घर में ना लगाएं जो आपके घर की मतलब एनर्जी को डाउन करती हो, या आपको उसको देखने के बाद फीलिंग ना आ रही हो अच्छी। सेम जो युद्ध वाली पिक्चर्स हैं, जैसे कुछ बहुत से लोग महाभारत साइड की, मतलब उस टाइम की लगाते हैं, लड़ती हुई जो आपस में लड़ रहे हैं वो पिक्चर्स लगा रहे हैं, इस टाइप के ना लगाएं। आपको कृष्ण जी लगानी है, प्रॉपर लगाएं अपने घर में, क्या दिक्कत है? आपको बाकी किसी की लगानी है, लगाएं, लेकिन ऐसी लगाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, या इस टाइप की बेसिकली मैं कहूँगा लो मूड वाली जो पिक्चर्स हैं ये ना लगाएं अपने घर के अंदर। वो इम्पैक्ट करती हैं। हैप्पी फेसेस लगाएं, क्योंकि आजकल की लाइफ में आप वैसे भी पूरे दिन बाहर घूम रहे हैं जी, पूरे दिन काम कर रहे हैं अपना, एक माइंड वहां भी अपसेट होता ही होता है। शाम को आप बिल्कुल थका रहे आते हैं और आपके सामने फिर वो पिक्चर जो कि आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, वो आपको और ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे इफेक्ट डालेगी। मैं सच बताऊं तो हर इंसान वास्तु कराना चाहता है, लेकिन अगर पीछे हट जाता है तो इस वजह से हटता है कि उसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बताते हैं। लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपए लगेगा, 21 लाख रुपए लगेंगे, तब आपका वास्तु करने आएंगे। एक सेलिब्रिटी जैसे दिखने वाले इंसान आते हैं, 4 चीज़ें बताते हैं, बाद में सारी चीज़ें फिर से वैसी हो जाती हैं। क्यों है इतना महंगा वास्तु? वास्तु इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, लोगों ने बना दिया उसको बहुत ज़्यादा महंगा जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, देखिए जनरली जैसे हम करते हैं किसी घर का वास्तु, अगर 2 BHK का घर है, ठीक है, और क्योंकि रीज़न क्या होता है, सबसे पहले आपको रिजल्ट चाहिए होता है, तो आप रिजल्ट बेस्ड वास्तु कराइए मिनिमम, कि आप हमें मिनिमम रिजल्ट के लिए इतना वास्तु कर दीजिए हमारा, ठीक है। जैसे हमारा होता है, अब आपके घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट कर दिया है,
इसका वास्तु लगभग मैक्सिमम 70,000 75,000 तक खत्म हो जाता है। ओके। लेकिन अब आपका इंटेंशन ये है कि नहीं, मुझे अपने घर में और एडवांस कराना है, ठीक है, अब मुझे और यंत्र की जरूरत है या और चीजें लगानी है, फिर वास्तु उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाएगा। यानी जितनी मीठी खीर आप खाएंगे तो उतनी चीनी आपको डालनी पड़ेगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जितना महंगा वास्तु कराओगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। जितना महंगा वास्तु कराएंगे, पर्पज पड़ता है कि किस लिए करा रहे हैं। अगर कोई बिजनेस पर्सन है, हाँ, वो अपनी फैक्ट्री में धातु ध्याय करा रहा है जी, उसमें पैसा लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो जितना ज्यादा धातु ध्याय कराएंगे उतना ज्यादा पैसा उसमें बढ़ता चला जाएगा। हाँ, बट एक घर वाला है, अगर आप 2 BHK घर का कर रहे हैं, 3 BHK कर रहे हैं, जिस टाइप से जो आज के डेट में घर है, ठीक है, वो वास्तु मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75,000 80,000 इतना तक जा रहा है, सारी चीजें कवर सारी चीजें कवर करके, ठीक है। इसके ऊपर भी लोग कराते हैं। अब फिर अब आपके अंदर भी एक चीज होती है कि नहीं, मुझे तो इनसे कराना है पर्टिकुलरली। आप सामने वाले का टाइम खरीद रहे हैं, अरे उनके पास जितने टाइम की कमी है वो उतना ज्यादा रेट बढ़ाएंगे अपना। तो डिमांड सप्लाई का सिंपल विशाल जी, जब आप पहली बार किसी घर में जाते हैं वास्तु देखने के लिए, आपके क्या क्या दिमाग में ऑब्जर्वेशंस रहते हैं? क्योंकि हम लोगों के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत अलग है, लेकिन एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैं फील करता हूँ वहाँ पे एनर्जी फील करता हूँ कि मुझे कैसी एनर्जी फील हो रही है जी। फर्स्ट। सेकंड थिंग, उनके डोर्स कहाँ पे हैं, ओके, विंडोज कहाँ पे हैं, किचन किस डायरेक्शन में आ रही है, बाथरूम कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ पे है, ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट चेक करता हूँ। उसके बाद मैं जिनके घर गया हूँ, क्योंकि अगर किसी को दिक्कत है तभी वो वास्तु के लिए बुला रहा है आप। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर मैं उनकी न्यूमरोलॉजी चेक करता हूँ। अच्छा, उनकी न्यूमरोलॉजी भी चेक करते हैं? यस, मैं न्यूमरोलॉजी मतलब बेसिकली मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी चेक करता हूँ, मैं ये वाली नहीं करता। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी चेक करता हूँ, कुंडली भी चेक करता हूँ मैं उनकी, ताकि एक पूरा कंसाइज वे में मुझे कंप्लीटली एक शॉट चले पता कि आखिर दिक्कत कहाँ पे है। ओह माय गॉड। सर, एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं, एक ऑफिस का रैपिड फायर, कि किस जगह पर क्या चीज होनी चाहिए। रिसेप्शन कहाँ पे होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट। ओनर्स रूम कहाँ पे होना चाहिए? साउथ वेस्ट। स्टाफ? नॉर्थ वेस्ट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट? साउथ वेस्ट। ओके। कॉन्फ्रेंस रूम? नॉर्थ वेस्ट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट? ये भी नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये भी नॉर्थ वेस्ट। ओके। ऑफिस का मंदिर की तरह होना चाहिए? जनरली ऑफिस का मंदिर हम नॉर्थ में रखवाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं आप ऑफिस में। कैशियर ऑफिस? कैशियर ऑफिस नॉर्थ। पेंट्री साउथ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लॉकर तिजोरी कहाँ रखें? साउथ वेस्ट में, फेसिंग नॉर्थ की तरफ, ठीक है। वाटर टैंक, स्टेयरकेस का किस तरफ होनी चाहिए जी? स्टेयरकेस साउथ वेस्ट में। टॉयलेट्स आपके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। विशाल जी, इस देश में कुछ ही दिनों में राखी का त्योहार मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। हर भाई हर बहन बहुत एक्साइटेड होते हैं इस त्योहार के लिए। एक राखी की आप रेमेडी बता दें, या बहन अपने भाई को क्या गिफ्ट करे, भाई अपनी बहन को क्या गिफ्ट करे? देखिए, गिफ्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपकी अपनी चॉइस है, बट सबसे इंपॉर्टेंट राखी है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई की तरक्की हो जी, तो राखी को शिव जी के चरणों में टच करा के तब भाई को बांधने जी, इंटेंशन दे के कि मेरे भाई के लिए ये हो। और अगर बहन चाहती है कि भाई मेरी तरक्की हो या मैं जो कुछ लाइफ में करना चाहती हूँ वो पूरा हो, तो ठाकुर जी के चरणों में लगा के या ठाकुर जी को राखी बांधे अपनी इंटेंशंस के साथ। तो ये सबसे बड़ी इंटेंशन होनी चाहिए। इंटेंशन मैटर ये आपके लिए सबसे अच्छा रक्षाबंधन होगा। यस, इंटेंशंस मैटर करते हैं। विशाल जी, आजकल हर जगह सोशल मीडिया पर एक बम्बार्डमेंट आया है न्यूमरोलॉजी का। कोई भी इंसान ठीक से क्लियरली समझ नहीं पा रहा है कि क्या है, कैसे काम करती है, और अगर समझ में आ रहा है बहुत बेसिक से समझ में आ रहा है। आप किस तरीके से न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, और अगर कोई इंसान न्यूमरोलॉजी ठीक से नहीं समझ पा रहा है, प्लीज बताइए कैसे समझेगा? देखिए, न्यूमरोलॉजी वैसे अगर आप 1 2 3 4 लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे जी। चार्ट्स में जाएंगे तब भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बहुत सिंपल और शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूँ जी। जैसे आपको भगवान ने 2 ही नंबर दिए हैं, एक आपका मूलांक, एक आपका भाग्यांक जी। ये 2 नंबर तो आपको याद होंगे, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर लीजिए। व्हाट? ओके, नाइस, ठीक है। आपने जैसे माना किसी का मूलांक 4 आ रहा है जी, और भाग्यांक 2 आ गया माना जी। आपने उन दोनों को ऐड किया, क्या आया? 6 आ गया, ठीक है। टोटल जो कंप्लीट नंबर माना गया है कहीं किसी भी कंडीशन में वो 9 माना गया है। आप उसमें से माइनस कर दीजिए। ओके, तो जब आप माइनस करेंगे आंसर आएगा आपका 3, क्योंकि 6 को आपने मतलब 9 में से 6 माइनस किया, 3 आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल हमने 3 के जो ट्रेड्स हैं आप उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ओह माय गॉड, एग्जैक्टली फॉलो करती जाइए, 3 महीने करके देखिए, आपको इसके अलावा कोई न्यूमरोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 महीने बाद अगर रिजल्ट आ जाएगा तो फिर एक और शॉर्ट को बता दूंगा आपको। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का मूलांक 2 है, भाग्यांक 5 है, उन दोनों को जोड़ा, 2 + 5 7 आ गया। अब हमने इसमें से 9 में से माइनस किया तो 2 आ गया। अब क्या करना है 2 का? तो जो 2 के ट्रेड्स हैं, यानी 2 वाले को क्या होना होता है, 2 वाले के लिए हम क्या बोलते हैं, वो इमोशनल होता है। हाँ,
ठीक है, लेकिन 2 वाले की इंटेंशन पावर बहुत अच्छी होती है, जो इंट्यूशन पावर हम जिसको बोलते हैं, yes, हाँ. वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पावर पे फोकस करना है। ओके, ठीक है, यानी जो 2 के ट्रेड्स आपको आज तक सुने होंगे आपने, हाँ. न्यूमरोलॉजी के दुनिया भर की वीडियोस हैं, बिल्कुल है, ठीक जी. है, वो ट्रेड्स फॉलो कीजिए, बस उन पे काम करना शुरू कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 और 2 वाला है, जी. ठीक है, 3 निकल गया है, 3 की वैल्यू क्या है, 3 नॉलेज के लिए ऊपर फोकस करने को कहता है, तो नॉलेज पे फोकस कीजिए। हर चीज पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 9 में से माइनस करना है। लेकिन जिसका 9 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, एग्जैक्टली, यस, उसको 9 के ट्रेड्स फॉलो करने हैं। ओह माय गॉड, उसको कंप्लीट 9 के ट्रेड्स फॉलो करने हैं। इसमें आपको कोई राजयोग नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। आप जो ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ स्ट्रेट 3 महीने काम कीजिए, आपको रिजल्ट आपके सामने होंगे। वेरी गुड, इट्स अ वेरी डिफरेंट यस रेमेडी, आई वुड से। इवन एक और देता हूँ आपको, प्लीज। अगर बाई चांस, जैसे मैंने 4-2 बताया, अगर चेक भी कीजिएगा आप गलती से, आपका सेम सीक्वेंस में नंबर आपकी गाड़ी में आ जाए लास्ट में, जैसे 4-2 बोला तो 4-2 इस गाड़ी में आ जाए, हाँ, अकाउंट नंबर में आ जाए, कहीं भी अब उसका रिजल्ट अलग दिखेगा आपको। 4-2 जैसे मतलब जिसका भाग्यांक मूलांक अगर आ रहा इसी सीनोटी में, यानी पहले भाग्यांक फिर मूलांक जी, इसी सीनोटी में आ जाए कहीं पे भी, उस चीज का रिजल्ट आपको अपने सामने दिखेगा, आपको बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। ओह माय गॉड, वेरी डिफरेंट थिंग। ओके विशाल जी, न्यूमरोलॉजी पे मेरे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हम नंबर्स के बारे में भी जानें। सर वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट इंसान हैं जिन्हें न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत डीप में नॉलेज है। तो आज कोशिश करेंगे न्यूमरोलॉजी में जो बताया जाता है उसके अलावा भी कुछ बात करें। मूलांक 1 के लोग कैसे होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे जी, और अगर वो अपनी ईगो को छोड़ दें, जी, नहीं छोड़ पाएंगे लेकिन तो सबसे बेस्ट होंगे काम करने के मामले में, प्लानिंग करने के मामले में। और मूलांक 1 वाले का जो, अगर वो अपने साथ मूलांक 9 वाले को जोड़ लें और उसको हैंडल कर लें, ओह माय गॉड, तो राजा बनेंगे। चाहे दोस्त बनाए, चाहे रिलेशनशिप में आए, हाँ, 9 नंबर साथ में यस, और उनको हैंडल करना है, सबसे बड़ी बात। हैंडल इन द सेंस मिस हैंडल नहीं करना, हैंडल करना है। वेरी गुड, वेरी डिफरेंट। मूलांक 2 के लोग इतने परेशान क्यों होते हैं? देखिए क्या होता है, जब आप अपनी मूलांक 2 वालों को सबसे ज़्यादा इंट्यूशंस बहुत आते हैं उनको, वो सामने वाले को देख के एकदम समझ जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब फर्क ये होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ फील करा पा रहे नहीं करा पा रहे, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जैसे मुझे लगा कि मैं मूलांक 2 का हूँ, मुझे लगेगा ये आदमी ठीक नहीं है, तो आपके फेस पे वो आनी शुरू हो जाएगी चीज़, और सामने वाला उस चीज़ को जज करता है कि यार ये मेरी तरफ कुछ गलत उसमें देख सोच रहा है। हाँ, पहली चीज़ इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं जी, और वो इमोशननेस ही, मतलब इमोशनल जो है उनके अंदर, वही उनके लिए प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, मूलांक 3 के लोग कैसे होते हैं और इतना ज्ञान क्यों देते हैं? देखिए अगर 3 आप बोल रहे हो तो ज्ञान का नंबर है जी, ठीक है, वो ज्ञान देंगे आपको जी, नहीं देंगे तो तंग आ जाएंगे। उनको अगर मूलांक 3 वाला आपके साथ बैठा है और चुप बैठा है, तो इसका मतलब वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो मूलांक 3 वाले को ज्ञान देने दीजिए। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है, मूलांक 3 वाले जी, और दोस्ती भी बहुत अच्छी निभाते हैं। ठीक है, मूलांक 4 के लोग इतने खतरनाक क्यों होते हैं? मैं खुद हूँ मूलांक 4। ओह माय गॉड, ओके, राहु का नंबर है। राहु का नंबर है। मूलांक 4 के लोग अगर अपनी नेगेटिविटी को हैंडल कर लें, क्योंकि मूलांक 4 को पता है सबसे ज़्यादा गाली कौन देता है? खुद मूलांक 4। आप अपने आप दोगे अपने आप को गाली, ओके, अरे मैं क्यों नहीं करता, मेरे में क्या प्रॉब्लम, मैं ये करूँ, मतलब कहीं ना कहीं आप खुद को ही कोसना शुरू कर देते हो, इसको ना करें। और सेम 7 वाले, मूलांक 4 वाले के साथ दिक्कत जरूर आती है जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, बहुत इजी वे है, माइंड बहुत ज्यादा एग्रेशन आएगा, नेगेटिविटी आएगी, डिप्रेशन कंडीशंस भी आएंगी, बट अपने आप को हैंडल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जो मूलांक 4 अपने आप को हैंडल करेगा वो बहुत आगे जाएगा। ठीक है, यानी अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना। मूलांक 5 के लोग कैसे होते हैं? देखो मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाता हूँ मूलांक 5 के लिए जी, एज पर न्यूमरोलॉजी मैं नहीं आज तक जो बताया जाता है जी फॉलो कर पाया। मूलांक 5 वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, बट लाइफ जितनी स्मूथ बताई जाती है मूलांक 5 वालों की इतनी नहीं है। ओह माय गॉड, ओके, ठीक है, टेंशन बहुत देखी है मैंने मूलांक 5 वालों को, और मैंने ये कंडीशंस भी देखी हैं मूलांक 5 वालों की कि बहुत खुश रहना चाहते हैं जी, रहने की कोशिश भी करते हैं, पर दिक्कतें हैं, टेंशन्स हैं बहुत। जो हम चीज़ कहते हैं 2 वालों के लिए ये एक तरीके से 3 + 2 का कॉम्बिनेशन है, बुद्धि बहुत, सब कुछ बहुत, लेकिन टेंशन बहुत।
और ये टेंशन लेते ही बहुत ज्यादा। बहुत अलग चीज बताई आपने, वरना Yes. लोग इन्हें एक्स्ट्रा मैरिटल और पता नहीं क्या क्या बोल देते वो हैं। आता है। देखिए अगर आपकी जो मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ, जी। मेरे अंदर जब कंडीशंस आती हैं, हम्म, लोग 55 आया है, 555 आ रहा है, तो मैं क्लियर कट बताता हूँ कि कि या तो extramarital धोखा होने affair। वाला है आपके साथ, या आपके साथ धोखा करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मेटल अफेयर जो है मैं इससे नहीं देखता 5 से। मैं यहाँ पे चीटिंग का केस ज़्यादा मतलब ठीक है। फॉलो करता हूँ। ठीक और है। जो मेरे साथ हुआ है, इवन मैं कई लोगों को बता चुका हूँ। हम्म, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उनको 555 आया था, जी तो मैंने उनको बहुत पहले बता दिया आपके साथ कोई चीटिंग होने वाली है। जी। विशाल जी, बात करते हैं मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 के लोग कैसे होते हैं? सबसे प्यारे लोग, That's true। ठीक है, 4+2, जी। ठीक है। इनके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, धीरे 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 इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि यार जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। अगर ये मदर भी होंगी ना, तो जितने 1 से लेके 9 मूलांक तक को आप मदर को साइड रख दीजिए, और 6 वाली जो मूलांक वाली मदर होंगी इनको अलग दिखेगा। ओके। ये अपने बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही टेंशन में होंगी, ज़्यादा ही उसके पीछे पड़ी होंगी, हर चीज़ का उसके ध्यान रखेंगी। मतलब इतना ध्यान रखेंगे कि ओवर, मतलब जिसको कहते हैं ना, ओवर हो जाएगी, ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यस, ये बहुत ज़्यादा टेंशन बच्चे को भी परेशान करेंगे, खुद को परेशान रिलेशनशिप में होंगी। ओह माय गॉड। ओके। तो जो भी इनके नेक्स्ट होंगे उनके लिए बहुत टेंशन लेंगी, उनकी हर छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना, हर चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भूलने के लिए भी होती हैं। एग्जैक्टली, वो 6 नंबर वालों से नहीं होता। वो नहीं होता, वो हर चीज़ में बहुत ध्यान देने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं केतु के नंबर 7 के बारे में। 7 नंबर के लोग कैसे होते हैं? 7 नंबर के लोग अगर अध्यात्म से जुड़ जाएं, क्योंकि इनका माइंड शांत नहीं होता जी। और ये सबसे ज़्यादा, मैंने बताया ना 4 की तरह, ये अपने आप को ही सबसे ज़्यादा कोसते हैं, अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, मैं ऐसा क्यों, मैं गुस्सा क्यों है। ये अध्यात्म से जुड़ जाए, अगर 7 नंबर वाले अध्यात्म से जुड़ गए जी, इनका अलग लेवल हो जाएगा। ठीक है। लाइफ भी अलग हो जाएगी जी। मूलांक 8 के लोग कैसे होते हैं? क्योंकि सबसे डरावना मूलांक लगता है ये। डरावना नहीं कहूँगा, इन्फिनेटिव नंबर है जी, ठीक है, और जो इन्फिनेटिव है वो कभी खत्म नहीं होता। That's true, yes। ठीक है, तो ये मेहनत भी करेंगे उसी लेवल पे जी, ये अगर रिलेशनशिप में जाएंगे तो ये उसी लेवल पे जाएंगे जी, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इनके साथ, क्योंकि अगर सामने वाला वो अपना 110% दे रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है आप 100% दो। एग्जैक्टली। और अगर आप 100% नहीं दोगे तब फिर 8 वाला अपना विकराल रूप दिखाएगा। ओह माय गॉड, ओके। फिर शनि प्रभाव दिखाएगा। दिखाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं और सबसे बड़ी बात जी, आप याद रखिएगा, अगर आपको पता है सामने वाले का मूलांक क्या है तो गलती से भी 4 वाले से और 8 वाले से लड़िए मत, उल्टा सीधा मत बोलिए। ये बैक फ्लो मारेंगे 100%, अगर 4 और 8 जब भी वाले इनको के मौका साथ। मिलेगा। ओके, ठीक है। आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस इस चीज का ध्यान रखेगी। अब बात करते हैं मूलांक 9 के बारे में। बड़ा प्यारा नंबर बताया जाता है, कैसे होते हैं लोग? मूलांक 9 कंप्लीट नंबर है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है। आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से आपको डेवलप करनी है, कंप्लीशन की तरफ जाना है, यानी आप जिस चीज़ में लग रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, उस चीज़ को कम्प्लीटली अडॉप्ट कीजिए, तो वो आपके लिए काम करेगी। अगर आप किसी रिसर्च में भी जा रहे हैं जी, तो उसमें फिर मन माने वो नहीं है कि यार अभी कर लेता हूँ बाद में कर लेता, नहीं, अगर आपको लगना है तो फिर 100% लग जाइए। वेरी गुड। और एक के साथ जुड़िए, अगर आप एक नंबर के साथ जुड़ रहे हैं तो वही 19 और 91 का सेम जाता है, बहुत अच्छा जाता है। ठीक है। आने वाले 6 महीने में कौन सा मूलांक सबसे अच्छा रहने वाला है? आने वाले 6 महीने में सारे मूलांक अच्छे रहने वाले हैं। वेरी गुड, ठीक है। रीजन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम सब कुछ ना आज की डेट में न्यूमरोलॉजी पे छोड़ देते हैं जी, कि मेरा तो आगे 3 महीने बाद ये आने वाला है, मेरे फिर उसके बाद वो आने वाला है। ऐसे काम नहीं होता। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो करनी है, ठीक है, नहीं करनी है तो उसमें बहाने मत लाइए न्यूमरोलॉजी को लेके। अगर आपको पढ़ना है तो मूलांक उसमें कुछ नहीं कर पाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा बैठ के। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 महीने 6 महीने कैसे जाएंगे, लाइफ आपकी है, आपको सेटल करनी है। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है मूलांक और भाग्यांक जोड़ने वाला, उसमें जो ट्रेड निकल के आ रहे हैं उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, अगले 6 महीने में भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। किस मूलांक के लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं? देखिए, अगर मैं मदर के एस्पेक्ट से बोलूं तो सारे मूलांक वाले बहुत सुंदर होते हैं। उनका बच्चा क्या किसी भी मूलांक का हो, 8 का सुंदर है, दुनिया का सबसे सुंदर है जी, ठीक है। बट ऐसा जनरली मैंने देखा है 2 वाले 6 वाले ये बहुत सुंदर होते हैं जी, 5 वाले भी बहुत सुंदर होते हैं। खैर 4 वाले भी सुंदर होते हैं। 4 वाले आप कह रहे हो, मालूम है इस बात को जी, ठीक है। बेसिकली इनको मैंने ज़्यादा सुंदर देखा है। 2 और 6 ठीक है। 9 वाले और 1 वाले जनरली मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने सिर्फ फेस देखा और मेरे को पता चल गया कि इनका मूलांक 1 है या 9 है। ओह माय गॉड, फेस भी दिखता है उनका ऐसा। क्या मतलब, कुछ कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है? यस, अलग दिखेंगे, उनका फेस अलग दिखेगा आपको 1 और 9 का स्पेशली।
ठीक है। 8 वाले का भी चल जाएगा अब आपको फिर से। 8 वाले का भी पता चल जाएगा? कैसे? जनरली बट थोड़ी सी अगर वो 20 प्लस है हाँ। तो 8 वाले का चल जाता है अपना फेस देख के कि ये 8 वाले मूलांक वाले हैं। ठीक है। किस मूलांक के लोगों की काली जबान होती है, यानी कि इन्होंने जो बोला वो सच है? आप मान लीजिए कि उन्होंने अगर बोल दिया है कि ऐसा होने वाला है तो इमीडिएटली हो जाएगा। मैं जनरली इसमें 7 वालों को मानता हूँ, मूलांक 7 वाले जी। अगर मैं इसलिए कहता हूँ कि आप सबसे पंगा लीजिए, 4 से बचिए, 7 से बचिए, क्योंकि 7 वाला जो बोलता है वो मैक्सिमम टाइम पे हो जाता है। पहली बात तो गलत बोलिए मत। अच्छा, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको गलत बोलने का। जी। मेरे क्लाइंट थे, उनको एक वर्ड भी नहीं बोलूँगा, मैं दिखा दूंगा आपको, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। वो उस वर्ड को बहुत बोलते थे और मैंने उनको कई बार मना किया है कि प्लीज़ इस वर्ड को बोलना बंद कर दीजिए। भले आप किसी भी मूलांक के हैं जी, नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं वो आपको इफेक्ट देगा। और उनके साथ जो वो वर्ड था, जब वो बिल्कुल तंग आ चुके थे उस वर्ड से कि भैया बहुत दिक्कत आ रही है, हर जगह दिक्कत आ रही है काम में, तो मैंने उनको कहा था प्लीज़ आप इस वर्ड को बोलना शुरू बंद कर दें। ठीक है। और उन्होंने वो वर्ड बोलना बंद किया है, मतलब वो वर्ड उन्होंने बोलना बंद किया है जी। और 1.5 से 2 महीने में उनको रिजल्ट आया था। ओह माय गॉड, सिर्फ एक वर्ड को बोलने से? सिर्फ एक वर्ड को बोलने से, मतलब नेगेटिव वर्ड इतने इम्पैक्टफुल होते हैं। ठीक है। अगर किसी का मूलांक 3 है और भाग्यांक भी 3 है, कैसे होते हैं लोग? डबल बुद्धि आ गई है जी, तो थोड़े से तंग रहने वाले हैं। ठीक है, हर चीज़ की अति नुकसानदायक, ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, ज़्यादा माइंड लगाएंगे हर चीज़ के अंदर। ओके। मतलब बाल की खाल निकालने में लग जाएंगे, क्योंकि 3 के साथ 3 जुड़ गया, 6 आ गया है। ओह माय गॉड। और 6 का मैंने आपको बताई है जी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर लेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे जी, हर चीज़ के अंदर मैं ही सही हूँ, मैंने किया था ऐसे सही था, तुमने किया, भले वो काम उस तरीके से भी हो रहा है, ठीक है, बट मेरे वाला तरीका सही था। तो बेसिकली वो चीज़ें आती हैं। ठीक है विशाल जी, जाते जाते आज प्लीज हमारी ऑडियंस को एक ऐसा वास्तु टिप दीजिए जिसको सुनकर लगे कि हाँ मैं इसको इमीडिएटली सुनता हूँ और अब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा। एक वास्तु टिप। हाँ देखिए, एक वास्तु नहीं, मैं आपको 2 वास्तु टिप देता हूँ प्लीज। फर्स्ट तो जो आपके घर की मॉपिंग होती है, यानी जो इसको आप पोछा लगाते हैं, सी सॉल्ट से लगाएं। ओके। और नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार तो करें जी। आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी घर में आती है, वो रिमूव होती है, पहली चीज़। और एक वास्तु टिप मैं आपको ऐसी देता हूँ जो शायद सबके लिए है जी। आपको नहीं पता कि आपके किस टाइम पे कौन सी सांस चल रही है, तो जनरली जब भी दिया जलाएं, सांस रोक के जलाएं। व्हाट? यस, क्योंकि आपको नहीं पता उस टाइम आपके चंद्र स्वर चल रहा है, आपका सूर्य स्वर चल रहा है जी, तो ये प्रॉब्लम करती है। तो बेस्ट ये कि जल्दी जो माना, जो सारे शुभ काम माने गए हैं वो चंद्र स्वर में माने गए हैं, लेकिन आपको नहीं पता उस टाइम कौन सी चल रही है, तो बेस्ट तरीका होता है सांस को इनहेल करके तब दिए जलाएं जी। वेरी डिफरेंट, और इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। ठीक है एस्ट्रो विशाल जी, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कंसल्टेशन लेना चाहेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे किस तरीके से जुड़ा जा सकता है? जनरली हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे जी, आप उसके थ्रू आराम से जुड़ सकते हैं हमारे। ठीक है विशाल जी, कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को? देखिए, जाते जाते मैं आपको इतना ही कहूँगा, जो मैं बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा जी, स्वर को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, यानी हमारी सांस लेने की प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ जी। और जब से मैंने यूज़ किया है या मैंने स्टार्ट किया है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस इंस्टीट्यूशन के अंदर घुस रहे हैं जी, या अपने बिजनेस में जहाँ भी काम करते हैं, दुकान ही हो गई आपकी, आप कभी भी वहाँ पे सांस छोड़ते हुए मत घुसिए और कभी भी सांस छोड़ते हुए बाहर मत निकलिए। आपको कंफ्यूजन है क्या करना है, सांस रोकिए, अंदर घुस जाइए, जब बाहर निकल रहे हैं काम बंद करके शाम को, सांस रोकिए, बाहर निकल जाइए, और इसका इम्पैक्ट आप ट्राई करके देखिए। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस जो विशाल जी ने आज रेमेडीज बताई हैं उसको ट्राई करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य विशाल जी आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अभी भी रहते हैं, कोशिश करेंगे अगली पॉडकास्ट में हम कवर करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। एंड आई बिलीव आज की हमारी ऑडियंस को समझ में आया होगा कि वास्तु की क्या रिलेवेंस है। मैंने पूरी कोशिश करी कि आज की साइंटिफिक दुनिया के हिसाब से क्वेश्चन भी किए जाएं कि आपके हिसाब से वास्तु सही है गलत है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आज आपके दिमाग की बहुत बेसिक चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने बात करी थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी के बारे में भी। अगले पॉडकास्ट में हम आचार्य विशाल जी को दोबारा से बुलाएंगे और डिस्कशन करेंगे थोड़े वास्तु के कुछ मिथ को लेकर। बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करी। आयुष डी गुप्ता, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।